हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज इस प्रकार का प्रश्न लेकर आया हूँ जिन्हें देखते ही आपको उन प्रश्नों से हो जाएगा प्यार, वो भी सच्ची वाली प्यार जिसे कहते हैं ट्रू लव। तो दोस्तों इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने क्या किया, फटाफट मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहे सब्सक्राइब वाले ऑप्शन को क्लिक करिए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों, यारों और मित्रों के साथ तोहफा के रूप में शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ एक लाइक वाला बटन जरूर दबाइए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे अंदर सो रहे इस शेर को जगा देता है और हम फिर दोगुने स्पीड से आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फटाफट इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उन खूबसूरत सवालों को। सबसे पहला सवाल आपके सामने पेश करता हूं, देखिएगा, आवेश की खोज किसने किया था। वाह कितना सुंदर सवाल, हर एक सवाल में मिलकर जान डालते हैं, इस सवाल को जिंदा कर देते हैं। देखिएगा आवेश की खोज किसने किया था, नोट कीजिएगा, आवेश का खोज थेल्स ने किया था। कब किया था? 1752 से पहले। किस प्रकार किया था? कांच का छड़ और रेशम का टुकड़ा, कांच का छड़ और रेशम का टुकड़े का प्रयोग करके इन्होंने आवेश का खोज किया था। किस प्रकार के आवेश का खोज किया था? तो ये स्थिर आवेश, क्या स्थिर आवेश का प्रयोग किया था। मेरे भाइयों ये जो आवेश है ना, आवेश का खोज किसी एक वैज्ञानिक को श्रेय नहीं जाता है। बहुत से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना अपना टेक्निक का इस्तेमाल करके आवेश का खोज किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक पतंग और चाबी का प्रयोग करके आवेश का खोज किया था। इन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव यानी कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। नेक्स्ट पॉइंट है इसका जे थॉमसन। नोट कीजिएगा, जे थॉमसन ने किसका खोज किया था? इलेक्ट्रॉन का। लेकिन इनको खुद पता नहीं कि जिस चीज का खोज मैंने किया है उसका नाम इलेक्ट्रॉन है। तो किसने बताया? वो बताने वाला कौन है? गिलबर्ट भाई साहब। अब नेक्स्ट है हमारा फैराडे। क्या? फैराडे। आपने चुंबक के बारे में जरूर पढ़ा होगा। चुंबक का खोज किसने किया था? ओरस्टेड ने किया था। लेकिन भाई साहब इन ओरस्टेड को खुद नहीं पता था कि इसका प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं। तो इसको एक्सप्लेन किसने किया था? एक्सप्लेन किया था फैराडे ने। किस प्रकार से? इनका कहना था कि हम विद्युत से चुंबक बनाया जा सकता है, तो चुंबक से विद्युत क्यों नहीं बनाया जा सकता। ये कौन बताया था? फैराडे ने। और मोटर और जनरेटर के अंदर चुंबक किस प्रकार से रोल प्ले करता है उसको भी किसने बताया था? इन्हीं फैराडे भाई साहब ने बताया था। तो नोट कीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा, देखिएगा, आवेश किस प्रकार की राशि है? आवेश किस प्रकार की राशि है? बताइएगा, शून्य राशि है, योज्य राशि है, सदिश राशि तो नहीं, ये अदिश राशि होती है। क्या? अदिश राशि। रूढ़ राशि है या मात्रकहीन राशि है? मेरे भाई आवेश का तो मात्रक होता है। और क्या होता है इसका मात्रक? लिखेगा कूलाम। क्या? इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो ये तीन ऑप्शन तो हो गए गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, योज्य राशि। किस प्रकार से योज्य राशि है? दो आवेशों को आपस में जोड़ सकते हैं। किस प्रकार से? तो आप लिखेगा बीजगणितीय रूप से। इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ा जा सकता, बीज गणितीय रूप से इसको जोड़ा जा सकता है। और दूसरा पॉइंट लिखिएगा दोस्तों, ये एक संरक्षित राशि होती है। आवेश संरक्षित राशि है। कैसे पता चलता है? क्योंकि आवेश को ना तो समाप्त किया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है।
इसलिए ये एक संरक्षित राशि है। इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर करके, स्थानांतरित करके सिर्फ इसका उपयोग किया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट लिखेगा, ये एक क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत यानी कि क्वांटीकृत का मतलब होता है गणना योग्य राशि। अगर दो आवेश हैं, पहले आवेश का मान 1 कूलाम है और दूसरे आवेश का मान 1 कूलाम है, तो दोनों मिलके कितने हो गए? 2 कूलाम, यानी कि इसका आवेश का हम गणना कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योज्य राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्रत्येक सवाल अपने आप में 10 सवालों के बराबर है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना कूलाम आवेश होता है। ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, बस आप सीखने के लिए तैयार रहिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना कूलाम आवेश होता है? नोट कीजिएगा 96,500 कूलाम। इस सी का मतलब होता है दोस्तों कूलाम। क्या इसका मतलब होता है? कूलाम। अब ये क्या है? 3 × 10⁻⁹। अगर यहाँ पे सी ना लिख के यहाँ पे लिखा होता मीटर प्रति सेकेंड, तो ये किसका आंसर हो जाता? ये विद्युत की गति, क्या विद्युत की चाल या फिर प्रकाश की चाल, ये दोनों 3 × 10⁻⁹ मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से ये भागते हैं। देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बस आप तैयार होइएगा देखने के लिए और सीखने के लिए। फिर देखिए प्रत्येक प्रश्न आपको कितना सिखाता है, बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है। देखिएगा आवेश को मापने वाला यंत्र इनमें से कौन है? क्या आवेश को मापा भी जा सकता है? न तो हम आवेश को देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, तो किस प्रकार से माप सकते हैं दोस्तों? एक यंत्र है, उस यंत्र का नाम बताता हूं, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इस यंत्र का नाम है और इसी के द्वारा आवेश का मापन किया जा सकता है, वो भी सिर्फ स्थिर आवेश का मापन। क्या? स्थिर आवेश का मापन इस यंत्र के द्वारा संभव है। गतिशील आवेश को इसके द्वारा मापा नहीं जा सकता। अब देखिएगा दोस्तों ये जो माइक्रोस्कोप है ना, इसके द्वारा हम किसको माप सकते हैं? तो माइक्रोस्कोप के द्वारा मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है जो बहुत सी छोटी है, बहुत छोटी सी चीज है जिसको हम नंगी आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो कैसे देखेंगे दोस्तों? माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके हम देख सकते हैं। अगला ऑप्शन है स्टेथोस्कोप। बहुत ही कमाल की मशीन होती है दोस्तों, डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। कौन? डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। लिखिएगा डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल किस काम के लिए करते हैं? चेक करते हैं कि आपकी दिल की धड़कनें किसके नाम से धड़क रही है। ठीक है, किसके नाम से आपकी धड़कनें धड़क रही हैं, यानी कि दिल की धड़कन चेक करने के लिए इस मीटर का प्रयोग किया जाता है। ये जो दिल है ना दोस्तों, ये किसके नाम से धड़क रही है, इसका धड़कन चेक करने के लिए ये प्रयोग किया जाने वाला मीटर होता है। अब देखिएगा ये जो डायनामोमीटर है, इस डायनामोमीटर से हम क्या पता कर सकते हैं? तो इस डायनामोमीटर से पता हम ये कर सकते हैं, आपके सामने अगर 5 मशीनें खड़ा कर दिया जाए और उन मशीनों का नेम प्लेट हटा दिया जाए, कैसे पता करेंगे कि मोटर कितने हार्स पावर की है? बिल्कुल आसानी तरीके से कर सकते हैं। इस डायनामोमीटर का प्रयोग करके आप मोटर की HP को पता कर सकते हैं। नोट कीजिएगा मोटर की हार्स पावर, क्या मोटर की HP पता करने के लिए किस मीटर का प्रयोग करेंगे? तो इस डायनामोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये जो क्लैंप मीटर है दोस्तों, इस क्लैंप मीटर के बारे में नोट कीजिएगा। मान लीजिए कोई ओवरहेड की ट्रांसमिशन लाइन है जहां पे पावर ट्रांसमिट हो रही है, हम बिना पावर को कट किए उसमें करंट के प्रवाह को ज्ञात करना चाहते हैं, यानी कि देखना चाहते हैं कि कितने एम्पियर का करंट इस ट्रांसमिशन लाइन में से ट्रांसफर हो रही है, तो हम इस क्लैंप मीटर का प्रयोग करके इसका करंट को माप सकते हैं। इसका एक और नाम होता है, नोट कीजिएगा, उसका नाम है क्लिप ऑन मीटर। क्या? क्लिप ऑन मीटर के नाम से इस क्लैंप मीटर को भी जानते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए
ये जो आपने अभी इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ा, विद्युतदर्शी वही मशीन है ये। क्या? विद्युतदर्शी। मैं थोड़ी बहुत इसके बारे में आपको बता देता हूं। इस नोब को आप ध्यान से देखिएगा, इस गोले से आकार के जो गेंद के आकार का ऊपर नोब दिया हुआ है, इसको देखिएगा। मान लीजिए ये एक पेन है, इस पेन को मैं अपने बालों से रगड़ता हूँ, रगड़ने के बाद क्या होता है, इस बाल और इस पेन के बीच में क्या हुआ, घर्षण हुआ। उस घर्षण से एक आवेश उत्पन्न होता है। अब हमें कैसे पता चला कि इस पेन के अंदर आवेश उत्पन्न हो चुका है? तो इस पेन को हम ले जाएंगे इस वाले पॉइंट के पास, और यहाँ पे आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम का 2 पत्ती लगा हुआ है। वो पत्ती इस प्रकार की दिखाई देती है, इस प्रकार की वो पत्ती लगी हुई है इसके बीच में। जैसे ही अगर ये पेन के अंदर आवेश उत्पन्न हुआ होगा, इस पेन को इस गोले के पास ले जाएंगे तो ये वाली जो पत्ती लगी हुई है एल्युमिनियम की, ये अपने आप से दूर जाने लगती है। अभी तो ये चिपकी हुई है, जैसे ही अगर इसमें आवेश होगा तो ये अपने से दूर भागने लगेगी। यहाँ से पता चलता है कि विद्युतदर्शी में, यहाँ से पता चलता है कि इस पेन में आवेश है। तो इस प्रकार का ये विद्युतदर्शी है दोस्तों। इसका खोज एक वैज्ञानिक ने किया था जिसका नाम है, अभी तो नाम मुझे शायद ध्यान से उतर गया है, कुछ इसका नाम है, उन्होंने इसका खोज किया था। और दोस्तों लगभग 200 से 300 वर्ष, कितना, 200 से लेके 300 वर्ष पहले। और ये बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल यंत्र है, क्योंकि इसका प्रयोग आज भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गतिशील आवेश को किन किन प्रभावों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? यानी कि आवेश से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं ना, उन सभी प्रश्नों को पकड़ कर लाया हूं, एक ही वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूं दोस्तों। देखिएगा ये प्रश्न कितने क्वेश्चन को अपने अंदर समाया हुआ है। देखिएगा, गतिशील आवेश को किन किन प्रभावों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। देखिएगा, सबसे पहला है गर्म प्रभाव द्वारा। क्या? गर्म को हम क्या लिख सकते हैं? उष्मा प्रभावों के द्वारा। इस प्रभाव का एक और नाम से जानते हैं इस प्रभाव को, वो नाम है सीबेक प्रभाव। क्या? सीबेक प्रभाव। सीबेक नाम से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इस प्रभाव के द्वारा आवेश को उत्पन्न किया था। अब ये जो उष्मा प्रभाव के द्वारा जो आवेश उत्पन्न होता है ना, वो किस प्रकार से आवेश उत्पन्न होता है, इन्होंने 2 अलग अलग धातुओं का इस्तेमाल किया। पहला धातु देखिए, ये है कॉन्स्टेंटन का। पहला धातु किसका है? कॉन्स्टेंटन का। और दूसरी धातु है आयरन का। अगर 2 धातुओं को एक साथ जहां पे मिलाते हैं, उस मिलान बिंदु को कहते हैं दोस्तों जंक्शन। तो इसको क्या हम लिखेंगे? ये है हमारा जंक्शन। इन्होंने सीबेक भाई साहब ने इस जंक्शन को किसी भी माध्यम से अगर गर्म करते हैं, इन्होंने बताया कि इस जंक्शन को अगर किसी भी माध्यम से गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी कि इस कॉन्स्टेंटन वाले तार पे और इस आयरन वाले वायर में आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब कैसे पता चलेगा कि आवेश उत्पन्न हुआ है? तो यहाँ पे एक छोटा सा लैंप लगा देते हैं। क्या? एक छोटा सा लैंप लगा देते हैं। अब ये लैंप जलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे पता चलता है कि इस जंक्शन को गर्म करने से इनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो नोट कीजिएगा, ये सीबेक प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, रासायनिक प्रभाव। ये प्रभाव दोस्तों बैटरी के अंदर होता है। नोट कीजिएगा, बैटरी या सेल के अंदर ये प्रभाव होता है। यानी कि रसायनों का आपस में क्रियाकलाप करने के द्वारा जो आवेश उत्पन्न होता है, वो रासायनिक प्रभाव के कारण ही उत्पन्न होता है, और ऐसा बैटरी और सेल के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी है प्रेरण प्रभाव द्वारा। दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त प्रभाव है। अब देखिए प्रेरण क्या होता है। आप इसका प्रयोग दोस्तों इस प्रभाव के द्वारा जो आवेश उत्पन्न होता है, वो ट्रांसफार्मर के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा, ट्रांसफार्मर में कुल 2 वाइंडिंग होते हैं। ये मैं बनाता हूं पहली वाइंडिंग, और ये है हमारी दूसरी वाइंडिंग। दोस्तों देखते रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। इस दोनों वाइंडिंग में किसी भी प्रकार का
कोई कनेक्शन नहीं है, ये आपस में टच नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें देखिएगा यहाँ से आवेश ट्रांसफर होके वहाँ कैसे जाता है। प्राइमरी वाइंडिंग को मैं देता हूँ फेस, और यहाँ एक फेस और न्यूट्रल से इस वाइंडिंग को कनेक्ट कर देता हूँ। प्राइमरी वाइंडिंग को हम सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, जिस वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसी वजह का नाम है प्रेरण। और दोस्तों इस विधि का प्रयोग करके पूरे विश्व में पावर का ट्रांसफर किया जाता है। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश प्रभाव द्वारा, जो कि बहुत ही गजब का ये प्रभाव है। प्रकाश प्रभाव द्वारा एक यंत्र होता है, उस यंत्र का नाम होता है दोस्तों, लिखेगा लोड सेल। लोड सेल दोस्तों, इस लोड सेल का दूसरा नाम होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल ये एक प्रकार के यंत्र होते हैं। नोट कीजिएगा, ये एक प्रकार के यंत्र है। मान लीजिए ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल है। इस फोटो इलेक्ट्रिक सेल के ऊपर डायरेक्ट सूरज की रोशनियों को इस प्रकार डाला जाता है। जैसे ही सूरज की रोशनी इस फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर, इस लोड सेल के अंदर पड़ती है, तो इन प्रकाशों को पॉजिटिव आवेश और निगेटिव आवेश के रूप में ये यंत्र अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है, अपने अंदर सोख लेती है। फिर इस आवेश को ये ट्रांसफर कर देती है, किसको? बैटरी को। फिर इस आवेश को बैटरी के द्वारा हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इस प्रकार का प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है? तो ये सोलर पावर प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। नोट कीजिएगा, कहाँ? सोलर पावर प्लांट के अंदर इसी विधि से आवेश स्टोर किया जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि सोलर पावर प्लांट भारत में सबसे बड़ा कहाँ है, तो लिखिएगा ये तेलंगाना के अंदर स्थित है। कहाँ दोस्तों? तेलंगाना में ये स्थित है। इसी के साथ अगर आपसे पूछ दे विश्व में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ है, तो आप लिखिएगा आबू धाबी में। कहाँ? आबू धाबी। कोई आबू धाबी कहता है, कोई अबू धाबी कहता है, जो आपको ठीक लगे आप समझ जाइएगा। तो सबसे बड़ा विश्व में आबू धाबी में है सोलर पावर प्लांट, और अपने इंडिया का सबसे बड़ा है कहाँ? सोलर पावर प्लांट, तो वो है तेलंगाना के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या किसी उदासीन तार में आवेश होता है? बहुत ही बेस्ट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्या किसी उदासीन तार में आवेश उपस्थित होता है? ऑप्शन भी कमाल के हैं। देखिएगा, पहला ऑप्शन कह रहा है हाँ, ना, कभी कभी आवेश होता है, या फिर निर्वात में रख देने पे आवेश होता है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा नहीं। यानी कि क्या? सॉरी, इसका राइट आंसर क्या होगा? नहीं। बाकी के सब हैं गलत। अब देखिएगा, ये है हमारा, इस फोटो को आप ध्यान से देखिए। ये एक फोटो किसका है? तार का। इस तार का नाम लिखिएगा ACSR। ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, इस तार का पूरा नाम है। इस तार को अभी किसी भी प्रकार के सप्लाई से कनेक्ट नहीं किया गया है। तो क्या इसके अंदर आवेश है या नहीं है? तो दोस्तों देखिएगा, आवेश तो नहीं है, पर है कैसे? नहीं है कैसे? इस चीज को आप देखिएगा, है कैसे पहले देखते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या और साथ में प्रोटॉन की संख्या। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस तार के अंदर कितने हैं? 5, और प्रोटॉन कितने हैं? 5, मिलके कितने हो गए? 0। यानी कि विद्युतीय रूप से ये उदासीन होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता। यानी कि चार्ज होते हुए भी देखिए, इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ चार्ज होगा, प्रोटॉन का भी तो कुछ चार्ज होगा, लेकिन ये जब स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, उस कंडीशन में इन दोनों के अंदर चार्ज समान होते हैं, और समान होने के कारण ये विद्युतीय रूप से उदासीन हो जाते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि उदासीन तार में आवेश नहीं होता है, बल्कि होता है लेकिन नहीं होता है। वो कैसे, आप लोग को मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों,
साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि ये सवाल उनको भी देखने को मिल सके तब जब आप उनके पास शेयर करेंगे। आवेश की SI यूनिट क्या होती है दोस्तों, देखिएगा ये अपने अंदर कितने सवालों को स्टोर करके रखा हुआ है, आपको मैं दिखाता हूं। आवेश की SI यूनिट क्या होती है, सबसे पहले दोस्तों इस यूनिट का मतलब समझते हैं, इसको कहते हैं इकाई। क्या यूनिट का मतलब होता है इकाई। SI का फुल फॉर्म सबसे पहले बता देता हूं, नोट कीजिएगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इतना बड़ा होता है इसका फुल फॉर्म। अब चलिएगा, आवेश की इकाई क्या होती है, हाँ जी कूलाम होती है आवेश की SI इकाई। अगर इसी के साथ आपसे पूछ दे इसका CGS इकाई कितना होता है, कितना, क्या CGS इकाई, तो आप लिखिएगा इसका CGS इकाई होता है ESU। अगर ESU का फुल फॉर्म पूछे तो आप लिखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसका पूरा नाम होता है। दोस्तों ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है ना, अगर आपसे पूछे कि एक कूलाम में कितना ESU होता है तो आप लिखिएगा एक कूलाम में 3 × 10⁻9 ESU होता है। अगर जस्ट इसी का उल्टा आपसे पूछ दे तो आप कितना, 1 ESU बराबर पूछ दे तो आप लिखेगा 3.33 × 10⁻−10 कूलाम। ये मान आप नोट करके चलते रहिएगा दोस्तों। और ये जो आवेश होती है ना, इस आवेश का एक और मात्रक होता है और वो मात्रक होता है फैराडे। हो गए ना आप सुन के कंफ्यूजन, आप तो सोचेंगे कि फैराडे तो कैपेसिटर का मात्रक होता है। मेरे भाई कैपेसिटर का मात्रक फैराडे नहीं फैराड होता है। क्या, फैराड, फैरड। कैपेसिटर का मात्रक क्या होता है, फैरड, लेकिन आवेश का मात्रक है फैराडे। अगर इस फैराडे का मान पूछ ले कि एक फैराडे बराबर कितना कूलाम आवेश होता है, तो नोट कीजिएगा एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम आवेश। देखिए ये अपने अंदर कितने क्वेश्चनों को छिपा के रखा हुआ है। एम्पियर पूछे तो दोस्तों ये जो एम्पियर है ना, ये विद्युत धारा की यूनिट होती है। किसकी, ये विद्युत धारा की यूनिट होती है। ये जो फैराड है ना दोस्तों, फैराड नहीं, ये फैराडे होगा। फैराडे किसकी यूनिट होती है, आवेश की। और ये जो वोल्ट है तो वोल्ट होती है वोल्टेज की यूनिट। किसकी, वोल्टेज को, जिसे हम V से लिखते हैं। महो किसकी यूनिट होती है साथियों, तो देखिएगा ये जो महो है ना, महो चालकता की यूनिट होती है। किसकी, चालकता की यूनिट ये होती है। तो नोट करिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो चुका है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। हम आवेश के बारे में इतना कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट के बारे में हम छोड़ेंगे नहीं। देखिएगा आवेश कितने प्रकार के होते हैं, बताइएगा दोस्तों आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 1, 5 या कोई अस्तित्व नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आवेश तो एक प्रकार का चार्ज है जो इस प्रकृति में पहले से ही मौजूद है, यानी कि इसका अस्तित्व तो है। अब देखिएगा ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, क्या बेंजामिन जो फ्रैंकलिन है, इन्होंने बताया कि आवेश धनात्मक और ऋणात्मक 2 प्रकार के होते हैं। इसका मतलब कि आवेश कितने प्रकार के हो गए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिएगा इसी सिलसिले में इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2 पदार्थों को आपस में रगड़ने से कौन सा आवेश उत्पन्न होता है। ये मेरा बाल मान लीजिए एक पदार्थ है और ये मेरा पेन दूसरा पदार्थ है, आपस में रगड़ूंगा तो कौन सा आवेश
प्राप्त होगा उसका नाम है स्थिर वैद्युत आवेश। आप ध्यान दीजिएगा, स्थिर वैद्युत आवेश का उपयोग कहाँ करते हैं? अगर कभी भी ये एग्जाम में पूछ दे तो आप लिखिएगा इसका उपयोग प्रयोगशाला के अंदर किया जाता है। कहाँ? प्रयोगशाला के अंदर। कैसे किया जाता है दोस्तों? तो विद्युत का अस्तित्व चेक करने के लिए, यानी कि विद्युत है आवेश का अस्तित्व चेक करने के लिए, आवेश है या फिर नहीं है, उसको आवेश को साबित करने के लिए प्रयोगशाला में स्थिर वैद्युत का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो गतिशील वैद्युत है ना, इसका प्रयोग तो पूरे इंडिया में इसी का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 है और आज के क्लास का सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा, किन किन पदार्थों का उपयोग करके आवेश उत्पन्न किया जा सकता था, किया गया था? तार और बल्ब का प्रयोग करके। तो हम तार और बल्ब का तब प्रयोग करेंगे जब आवेश उत्पन्न किया जा चुका होगा। मीटर का प्रयोग करके हम केवल करंट का मापन कर सकते हैं, आवेश को उत्पन्न नहीं। इलेक्ट्रॉन और आयंस का प्रयोग करके दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जो धारा को आगे बढ़ाने का काम करती है, इलेक्ट्रॉन और आयंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी है, कांच का छड़ और रेशम का टुकड़े का प्रयोग करके। बिल्कुल, कांच का छड़ और रेशम का टुकड़ा प्रयोग करके हम आवेश का उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बिल्ली की खाल, क्या? बिल्ली की खाल और एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़ का प्रयोग करके भी हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट लिखिएगा, वो है ऊनी वस्त्र, ऊनी कपड़ा के साथ प्लास्टिक का प्रयोग करके इन दोनों को आपस में रगड़ने से भी हम आवेश का उत्पन्न किया जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो ऊनी का कपड़ा और प्लास्टिक है ना, आप किसी भाई को एक प्लास्टिक वाले कुर्सी में बिठा लीजिए और पीछे से तौलिया लेकर दे दनादन मारिए। मारने के कुछ समय बाद आप उस बैठे हुए व्यक्ति के शरीर से अपने शरीर को टच कीजिएगा, देखिएगा एक छोटा सा झटका महसूस होता है। तो इसका मतलब होता है कि ऊनी का कपड़ा और प्लास्टिक को रगड़ने से आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और इसके दरमियान जो आवेश उत्पन्न होता है वो स्थिर आवेश उत्पन्न होता है। कौन सा आवेश? स्थिर आवेश। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और आपने देखा कि इस क्लास में कुल 10 क्वेश्चन हैं, लेकिन ये 10 क्वेश्चन 50 क्वेश्चनों को टक्कर देते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा आपने, तो सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। फिर हम अगली वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम।